इजरायल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। नसरल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से में नहीं आता। ये रिपोर्ट देखिए। नसरल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता। मोसाद तो वो है जो बदला लेने के लिए 15 सालों तक अपने दुश्मन का पीछा करता है, उन्हें मौत के घाट उतारता है, जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उसके 11 खिलाड़ियों को मारा था। उन्नीस सौ 72 की वो घटना पूरी दुनिया के सामने नजीर है कि मोसाद काम कैसे करता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के तहत इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। मोसाद ने उन सभी लोगों की हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। खुफिया एजेंसी मोसाद कितनी सटीक जानकारी के साथ काम करती है, इसके अनेक उदाहरण हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान में छिपा रखा था। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडो का दस्ता जो रिवोल्यूशनरी गार्ड से थे, उन्हें हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन मोसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दीवार में सींध लगा दी। हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया। हानिया अपने 7 तालों वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुरादा बन गया। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। जादूगर की तरह काम करने वाला मोसाद यूं ही नहीं हैरत अंगेज ऑपरेशन के लिए चर्चित है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुफिया एजेंसियों से अलग करती हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मोसाद आखिर ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है। मोसाद के कुल 6 डिपार्टमेंट हैं। पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट जो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, यही डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चौथा है एलएपी डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करता है। पांचवा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए हथियार, गैजेट जैसी चीजें डेवलप करता है। छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड से लेकर दूसरी चीजों की जानकारी एजेंसी को देता है। कोऑर्डिनेशन का अद्भुत नमूना है खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सरकार इस संगठन पर जान छिड़कती है। यही कारण है कि मोसाद का करीब 7,000 स्टाफ हैं। इस जासूसी एजेंसी का सालाना बजट $3 बिलियन के आसपास है। रुपये में ये राशि 250 अरब से ज्यादा है। मोसाद के सबसे टॉप रैंक के अफसर इसके डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर किसी अफसर शाही वाले तंत्र में फंसे बिना सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जब नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की सूचना मिली तो न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम देने में इसीलिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगा। אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו. ישראל בתנופה. אנחנו מנצחים. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו.
इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध के बीच अमेरिका इजरायल के समर्थन में खुलकर उतर आया है। अमेरिका ने कहा कि वो हर हाल में इजरायल का समर्थन करता रहेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो वो इजरायल की हिफाजत करेगा। दरअसल अमेरिका ने इजरायल की नसरल्लाह पर कार्रवाई का समर्थन किया था। अमेरिका ने कहा था कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। और इधर नसरल्लाह के मारे जाने से हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बीच के लिंक की रीढ़ टूट गई है। नसरल्लाह की मौत टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इजरायल के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 6 दिनों का युद्ध था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू नसरल्लाह की मौत को टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। असल में ईरान ने इजराइल के खिलाफ जिस प्रॉक्सी वार के लिए शक्तियों को खड़ा किया है उसकी धुरी था नसरल्लाह। ये नसरल्लाह ही था जो खामनेई की गोद में खिलता था, हमास के समर्थन में लेबनान से इजराइल पर रॉकेट बरसाता था, यमन के हूथी विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाता था। नसरल्लाह के मारे जाने से हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के बीच के लिंक की रीढ़ टूट गई है। नसरल्लाह की मौत टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 6 दिनों का युद्ध। इजराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को बदल दिया था। यहाँ भी मोसाद ने वो काम किया था कि दुनिया देखती रह गई। सीमा को लेकर लगातार जारी विवादों के चलते अरब देशों और इजराइल के बीच जंग छिड़ी। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग के नतीजे ऐतिहासिक रहे। इजराइल के वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल चुका था। 6 दिनों के युद्ध में मोसाद के सूचना तंत्र ने कमाल का काम किया। एजेंसी के इंफॉर्मेशन सेंटर से इजरायली एयरफोर्स को सटीक जानकारी मिलती रही और देखते ही देखते इजराइल ने भूगोल बदल दिया। मोसाद इजराइल के वर्षों से तराशे एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम का बैकबोन है। इसे युद्ध तकनीक में जितनी सटीकता के साथ काम हथियार करता है, उतनी ही सटीकता से काम मैन फोर्स करता है। आदमी और तकनीक के बीच गजब का संतुलन बनाने का नाम ही है एडवांस्ड वॉरफेयर सिस्टम। नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए सदमे के समान है। हमास करीब करीब तबाह हो चुका है, नसरल्लाह मारा गया और हूथी विद्रोही इजराइल के हमलों के सामने टिकने की सामर्थ्य कतई नहीं रखते। אין מקום באיראן ובמזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע אליו. והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון. ईरान बौखलाया हुआ है, लेकिन इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? मिडिल ईस्ट में वर्चस्व स्थापित करने की ईरान की तमन्ना ने जो हूथी, हमास और हिजबुल्लाह खड़े किए वो अब हाँफ रहे हैं। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की जैसे देश नसरल्लाह के मारे जाने के बावजूद खामोश हैं। लिहाजा बंकर में इजराइल के खौफ से छुपे सुप्रीम लीडर खामनेई युद्ध छेड़ते हैं तो लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जबकि इजराइल पहले से ही तैयार बैठा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया हो गया? क्या हिजबुल्लाह के करीब करीब सभी टॉप के कमांडरों की मौत के बाद चीफ की गद्दी संभालने वाला कोई नहीं बचा? और अगर बचा है तो वो कौन है जो नसरल्लाह के बाद संभाल रहा है चीफ का पोस्ट? नसरल्लाह की मौत के पहले भी इजराइल ने 1992 में हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन नसरल्लाह ने गद्दी संभाली और हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक बना दिया। अब नसरल्लाह की मौत के बाद चीफ के पोस्ट पर कहा जा रहा है कि हाशिम सफीदीन ही नसरल्लाह का उत्तराधिकारी है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों का कहना है कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हाशिम सफीदीन हमले में जिंदा बच पाने में सफल रहा है। कौन है हाशिम सफीदीन? हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखने वाले जिहाद परिषद में बैठने वाले सफीदीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है।
एक मौलवी है और राजनीतिज्ञ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित किया था। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के भीतर परिषदों में हाशिम के लिए पदों को तैयार करना शुरू कर दिया था। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। सफीदीन का नसरल्लाह के साथ ही ईरान के कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी से भी पारिवारिक रिश्ता है। सफीदीन के बेटे और सुलेमानी के बेटी का साल 2020 में निकाह हुआ था। हाशिम हमेशा नसरल्लाह के नक्शे कदम में चलने की कोशिश करता है। उसकी वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलती जुलती है। हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह में एक बड़े प्लेयर की भूमिका निभाता आ रहा है। उस पर संगठन के संचालन और वित्तीय मामलों का जिम्मा रहा है, जबकि रणनीतिक फैसले नसरल्लाह लेता था। हिजबुल्लाह के नसरल्लाह की मौत से कमर टूटी है, लेकिन हिजबुल्लाह जमींदोज नहीं हुआ है और यही कारण है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। दरअसल नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की यूनिट 910 के खूनी शिकारी अब इजराइल को दुनिया के हर कोने में जाकर सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसे बनते हैं बारूदी यूनिट 910 के कमांडर, इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल को अंदाजा लग चुका है कि बहुत बड़ी आफत से अब भिड़ना होगा। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 के खूनी शिकारी इजराइल को दुनिया के कोने कोने में चुन चुन कर सबक सिखाएंगे। यूनिट 910 के लड़ाके ठीक उसी तर्ज पर काम करते हैं जैसे इजराइल के लिए मोसाद एजेंट्स। तो क्या है इन खूंखार किलर्स की पूरी डिटेल? कैसे बनते हैं बारूदी यूनिट 910 के कमांडर? ट्रेनिंग, हथियार और इंतकाम का मॉड्यूल पहली बार दुनिया के सामने आएगा। मगर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के नए चीफ की रेस में नसरल्लाह के चचेरे भाई के साथ एक और नाम भी आ गया है। एक सीनियर लीडर को लड़ाका ग्रुप की कमान मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के बाद जिस लीडर की तूती बोलती है उसका नाम है नईम कासिम। 71 साल के बुजुर्ग कासिम को हिजबुल्लाह में नंबर 2 कहा जाता है। नईम कासिम लेबनान के दक्षिणी इलाके से है जिसने इजराइल के सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। नईम कासिम 70 के दशक से इजराइल के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे हैं। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का ब्रेन भी कहा जाता है। नईम कासिम की छवि मुस्लिम विद्वान की है जो धुर इजराइल विरोधी हैं। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम हिजबुल्लाह चीफ बने या फिर नईम कासिम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नसरल्लाह की गद्दी जो भी संभालेगा उसका मिशन सिर्फ एक है, वो है इजराइल से हिसाब बराबर करना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के किलर कमांडोज को सौंपी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 को ब्लैक यूनिट भी कहते हैं। ये यूनिट लेबनान के बाहर हिजबुल्लाह के दुश्मनों को बड़े हमलों से दहलाती है। यूनिट 910 का ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ता है। यूनिट 910 के खूंखार शिकारी अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद हैं। यूनिट 910 का सुप्रीम कमांडर कमान तलाल हमिया है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूनिट 910 क्विक एक्शन लेने से पहले लंबे वक्त तक तैयारी करती है, जो बेरूत से मिले ऑर्डर पर सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देती है। यूनिट 910 का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 32 साल से ये यूनिट इजराइल को जख्म देती आ रही है। इजराइल के खिलाफ यूनिट 910 को बनाया ही बदला लेने के लिए गया था। बात 1992 की है, जब इजराइल ने उस वक्त के हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी को मार गिराया था। 16 फरवरी 1992 को इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दक्षिण लेबनान में अल मुसावी के काफिले को मिसाइल हमले से उड़ा दिया था। इजराइल के हमले में अल मुसावी, उसकी पत्नी, उसके 5 साल के बेटे और 4 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए थे। वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने सीरिया में बहुत बड़ा हमला किया है और ISIS के साथ ही अलकायदा के कई आतंकी इसमें ढेर हुए हैं।
अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन किया और सीरिया में 2 ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें 37 आतंकी मारे गए हैं। इसमें ISIS और अल कायदा से जुड़े हुर्रार अल दीन आतंकी संगठन के आतंकी भी शामिल हैं।